दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी के लिए जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत पर। जो दिल्ली सल्तनत में राजवंश हुए हैं उनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश हुए हैं आप सभी को पता है कि 5 राजवंश हुए हैं, जिनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, पहला राजवंश कौन सा था? पहला राजवंश था गुलाम वंश। ठीक है। गुलाम वंश जो 1206 से लेके 1290 तक कितने साल शासन किया था दोस्तों? इसने 84 साल। कितने ईयर इसने शासन किया था दोस्तों? 84 साल तक। गुलाम वंश के बाद में स्थापित होता है खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक दोस्तों? तो खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320। इन्होंने मात्र कितने साल शासन किया था दोस्तों? इन्होंने मात्र 30 वर्ष शासन किया था। कितने वर्ष शासन किया था? 30 वर्ष। खिलजी वंश के बाद में स्थापित होता है तुगलक वंश। कौन सा वंश स्थापित होता है दोस्तों? तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक? तो तुगलक वंश ने सर्वाधिक 1320 से लेकर 1414 तक, मतलब 94 वर्ष इन्होंने शासन किया था। तुगलक वंश के बाद में स्थापित होता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक? 1414 से लेकर 1451, मतलब इन्होंने कितने शासन किया था दोस्तों? 37 वर्ष शासन किया था। इसके बाद में लास्ट लोधी वंश जो 1451 से लेके 1526, मतलब कितने साल दोस्तों? 75 साल इन्होंने शासन किया। जो लोधी वंश है, लोधी वंश का शासक था कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के शासन काल के दौरान पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर आक्रमण करता है और इब्राहिम लोधी को परास्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो दोस्तों, इन राजवंशों को अपन विस्तार पूर्वक जानेंगे। उससे पहले कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सल्तनत काल में सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला कौन सा राजवंश है, या सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला कौन सा राजवंश है। तो आपको यहाँ क्लियर हो रहा होगा कि सर्वाधिक अवधि तक पूछा जाए तो तुगलक वंश, क्योंकि आप देख रहे हो तुगलक वंश ने 94 साल शासन किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सल्तनत काल में सबसे कम किसने शासन किया था, तो आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि खिलजी वंश। खिलजी वंश ने ओनली कितने दोस्तों? 30 साल शासन किया था। ठीक है। अगर आप इन वंशों को दोस्तों क्रम से याद रखना चाहते हो तो इसके लिए एक बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक है आपको ये, अगर आपने ट्रिक याद रखी तो जो आपको सल्तनत काल में राजवंश हुए हैं वो आपको आसानी से याद रहेंगे। ठीक है। तो ट्रिक क्या है? गुल खिल तुम सैलू। क्या है ट्रिक? गुल खिल तुम सैलू। अगर दोस्तों ये आपने ट्रिक याद रखी तो ये आपको जो सल्तनत काल में राजवंश हुए हैं आपको एक क्रम से याद रहेंगे। ठीक है। पहला कौन सा? गुल। तो गुल से क्या आ जाएगा आपका? गुलाम वंश जो 1206 से लेके 1290 तक। उसके बाद में खिल, तो खिल से क्या आ जाएगा आपका? खिलजी वंश 1290 से 1320। इसके बाद में तू से क्या आ जाएगा आपका? तुगलक वंश जो 1320 से लेके 1414 तक सल्तनत काल में सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला राजवंश है। इसके बाद में तो से आ जाएगा आपका सैयद वंश जो 1414 से लेके 1451 तक 37 साल इन्होंने शासन किया। और इसके बाद में लो से क्या आ जाएगा आपका? लोधी वंश जो 1451 से लेकर 1526 तक इन्होंने 75 वर्ष शासन किया। और इसी जो लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी, मैंने बताया आपको कि बाबर आक्रमण करता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इब्राहिम लोधी को परास्त करता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अब दोस्तों, इनको अपन वीडियो में एक के बाद एक राजवंश सभी, मतलब ये वीडियो कम से कम 10-12 वीडियो होंगे जो सल्तनत काल पर अपलोड करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है, सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप सभी को अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराया जा सके। तो पहला कौन सा राजवंश है दोस्तों? गुलाम वंश। तो पहले अपन लिखते हैं गुलाम वंश, ये साफ करते हैं। ठीक है। गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? क्या होता है कि जो गुलाम वंश की नींव पड़ती जब 1175 में मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है मुल्तान पर। उसके बाद में 1178 में गुजरात पर। इसके बाद फिर 1100 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है। जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हो जाती है। उसके बाद में उसकी जस्ट 1 साल बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। यही वो युद्ध था जिसने भारतीय इतिहास में जो तुर्क साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। दोस्तों, आपने पता होगा कि जो तराइन का दूसरा युद्ध था जो 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर बाबा थे कौन? संयुक्ता के पिताजी जयचंद ने मोहम्मद गौरी को उस युद्ध में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था।
तो मोहम्मद गौरी समझ रहा था कि कहीं ना कहीं जब ये अपनों की मीत ना हुआ तो मेरे कैसे काम आएगा। तो फिर इसके 2 साल बाद चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी जयचंद को परास्त करता है। उसके बाद में भारतीय प्रदेशों को जीत लेता है। दोस्तों जब यह भारतीय प्रदेशों को जीत लेता है और जब ये यहाँ भारत से जाने लगता है तो जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का दास था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका दास था, तो जो भारतीय प्रदेश थे, विजित प्रदेश थे, उनको यहाँ पर यह नियुक्त कर जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वह 1206 में फिर कौन से वंश की स्थापना करता है? गुलाम वंश की स्थापना करता है। ये आपको याद रखना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह किसका गुलाम था? किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है दोस्तों, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, ये आप याद रखना। जो गुलाम होते हैं ना, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? बंदगा। क्या कहा जाता था? बंदगा कहा जाता था। और इन्हें किस लिए खरीदा जाता था? इन्हें सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो यही ये था कौन? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश, तो हेडिंग दीजिएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश जो कब से कब तक था दोस्तों? गुलाम वंश कब से कब तक? मैंने बताया था आपको 1206 से लेकर 1290 तक इन्होंने 84 साल शासन किया था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक आपको बताया मैंने। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखिए संस्थापक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक कौन था? संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। आप याद रखोगे, संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हमेशा से पूछा जाता है संस्थापक और अंतिम शासक। किसी भी वंश में संस्थापक और अंतिम शासक मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन जो बीच में भी ये शासक आते हैं जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं वो तो इंपोर्टेंट रहते ही हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखोगे आप। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? तो यह मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों यह कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश को ही इलवरी वंश या ममलूक वंश भी कहते हैं और इसको दास वंश भी कहा जाता है। ये आप याद रखोगे, कौन कौन से नामों से जाना जाता है? इलवरी वंश, ममलूक वंश या दास वंश। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 सिर्फ 4 साल ही शासन कर पाता है। कब से कब तक? 1206 से लेकर 1210 तक यह शासन कर पाता है। ठीक है, अब बात की जाए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, तो लिखिए उपाधि। दोस्तों इसको लाखों का दान देने के कारण इसको लाख बख्श कहते थे। लाखों का दान देने के कारण इसको लाख बख्श। ठीक है, और इसकी उदारता के कारण भी इसको लाख बख्श कहा जाता था। और एक उपाधि और थी हातिम द्वितीय भी किसे कहा जाता था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ये याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ ली जाती है कभी कभार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी लाख बख्श और हातिम द्वितीय। ये किसकी उपाधियां हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसके बाद में दोस्तों इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये आप याद रखोगे, क्यों नहीं की थी? क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास, कुतुबुद्दीन ऐबक है यह कौन किसका दास था? मोहम्मद गौरी का दास था, जिसके कारण इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सिर्फ इसने लाख बख्श और हातिम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, बात की जाए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, अब इसने स्थापना की है, राजवंश स्थापित किया, तो उसकी राजधानी होगी। तो इसने राजधानी कहां पर स्थापित की थी? तो लिखिए राजधानी। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी क्या हुआ करती थी? एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो राजधानी क्या थी दोस्तों? लाहौर। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी, ये याद रखोगे आप। गुलाम वंश की स्थापना कर रहा है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने अपनी राजधानी कहां पर बनाई है? लाहौर में। ठीक है, तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने अपना सैनिक मुख्यालय कहां पर बनाया था? तो यही पूछ लिए जाते हैं। तो सैनिक मुख्यालय कहां पर बनाया था? तो देखिए सैनिक मुख्यालय इसने बनाया हुआ था कहां पर? इंद्रप्रस्थ में। सैनिक मुख्यालय कहां पर बनाया हुआ था? इंद्रप्रस्थ में, याद रखोगे आप। इंद्रप्रस्थ सैनिक मुख्यालय कहां पर था दोस्तों? इसका इंद्रप्रस्थ में था। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि यह मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है, लेकिन इसे दासत्व से मुक्ति मिल गई थी। कब मिली थी इसे दासत्व से मुक्ति? तो 1208 में इसे दासत्व से मुक्ति मिली थी, ये आप याद रखोगे। कब मिली थी दोस्तों इसे दासत्व से मुक्ति? 1208 ईस्वी में से दासत्व से मुक्ति मिल गई थी। ठीक है,
आप वो लिख लेना पूरा 1208 में से क्या दासत्व से मुक्ति मिल गई थी मोहम्मद गौरी से कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो इसकी मृत्यु आप सभी ने पोलो जानते होंगे, आज वर्तमान समय में उसे पोलो नाम से जानते हैं, लेकिन उस टाइम पे किस नाम से जानते थे, इस नाम से जानते थे चौगान। तो लाहौर में या 1210 में, लाहौर में या 1210 में चौगान मतलब पोलो खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आप याद रखोगे कब, 1210 में, 1210 में लाहौर में, 1210 में लाहौर में। ठीक है, चौगान पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चौगान उस टाइम पे बोलते थे, आज वर्तमान समय में बात की जाए तो उसे पोलो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, आपको पोलो भी आ सकता है या चौगान आ सकता है। ऑप्शन में दोनों में से एक आएगा कि मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गौरी का दास था, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो 1210 में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय इसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। अब आपने इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, जो बहुत ही फेमस था, जो बौद्ध शिक्षा के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय को जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो इसका सेना नायक था, कौन, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ये आप याद रखोगे, जो बख्तियार खिलजी था दोस्तों, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी किसका सेना नायक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था, और यही वो व्यक्ति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ये आप याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था, कौन, बख्तियार खिलजी, इसने ही इसको नष्ट किया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके निर्माण कार्यों पर कि इसके द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए। तो इसके द्वारा आपको पता है कि कोतुल इस्लाम मस्जिद, कोतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में निर्मित है, जो 27 मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से बनाई गई थी। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना पहले तो जो कोतुल इस्लाम मस्जिद है वो कहाँ पर है। इसके निर्माण कार्य में बात की जाए, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, तो दोस्तों निर्माण कार्य में पहली इसकी क्या है, कोतुल इस्लाम मस्जिद, कोतुल इस्लाम, कोतुल इस्लाम मस्जिद। तो दोस्तों कोतुल इस्लाम मस्जिद कहां पर है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। तो कोतुल इस्लाम मस्जिद कहां पर है, दिल्ली में है, ये याद रखोगे आप। कोतुल इस्लाम मस्जिद कहां पर है दोस्तों, दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कोतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दोस्तों जो कोतुल इस्लाम मस्जिद है यह भारत में निर्मित पहली मस्जिद है, ये आप याद रखोगे। भारत में निर्मित पहली मस्जिद कौन सी है, तो वह है कोतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, जो किसके द्वारा बनवाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। और 27 मंदिरों को तोड़कर, कितने मंदिरों को तोड़कर, 27 मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। ये आप याद रखो कि 27 मंदिरों को तोड़कर उनकी इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। उसके बाद में दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कहां पर है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है, अजमेर में है। कहां पर है, अजमेर में। और यह किसके द्वारा बनवाया गया था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट कुतुब मीनार, आप सभी को पता है कहां पर है दोस्तों, तो कुतुब मीनार कहां पर है, दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहां पर है दोस्तों, दिल्ली में है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य तो किसने प्रारंभ किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। जब दोस्तों यह लाहौर में चौगान पोलो खेल रहा था, उस टाइम पे जब इसकी मृत्यु होती है तो कुतुब मीनार की सिर्फ एक ही मंजिला बन पाती है। ठीक है, इसने नींव रखी थी, इल्तुतमिश उसको पूर्ण करवाता है और 4 मंजिला बनवा देता है। मतलब कितनी, 225 फीट के समथिंग उसको बनवा देता है, कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उसको 4 मंजिला बनवाता है। फिर दोस्तों तुगलक वंश स्थापित होता है। तुगलक वंश के टाइम पे कौन, फिरोजशाह तुगलक। फिरोजशाह तुगलक के समय में नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से उसके ऊपर दोस्तों बिजली गिरती है और उसकी जो चौथी मंजिल होती है वो मतलब नष्ट हो जाती है। तो फिर उसको फिरोजशाह तुगलक उसका फिर से निर्माण करवाता है, उसे 5 मंजिला बनवा देता है। तो आपसे पूछा जाए कि दोस्तों जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार पहली बात तो कहां पर दोस्तों, कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है, कुतुब मीनार कहां पर है दोस्तों, दिल्ली में है। और यह 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, 5 मंजिला इमारत है। इसकी अगर दोस्तों टोटल लेंथ की बात की जाए, दूरी मतलब लंबाई की, तो इसकी कितनी है, 234 फीट, 234 फीट है। और दोस्तों फिरोजशाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
इसकी नींव रखी थी। जो प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं, कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखी जाती। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसका निर्माण कार्य कौन पूरा करवाता है? इल्तुतमिश इसको पूर्ण करवाता है। इल्तुतमिश इसको पूर्ण करवाता है। कितनी? 4 मंजिला तक। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर दोस्तों इसके ऊपर बिजली गिरती है तो इसकी 1 मंजिला नष्ट हो जाती है। तो फिर जो फिरोज शाह तुगलक है इसको 5 मंजिला बनवा देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया हुआ है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो जाती है। जो इसका पुत्र था कौन? आराम शाह है। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, ठीक है, जो सिर्फ 8 महीने ही शासन कर पाता है। जो आराम शाह को दोस्तों फिर परास्त करता है कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है दोस्तों, उस टाइम पे इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर होता है? बदायूं का गवर्नर होता है। ये आप याद रखिएगा, कहाँ का गवर्नर होता है? बदायूं का गवर्नर होता है, ठीक है। जो इसका लड़का था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था कौन? आराम शाह सिर्फ 8 माह ही शासन कर पाता है। 8 माह ही शासन कर पाता है। और जो इसका दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन? दामाद कौन? इल्तुतमिश इसका दामाद भी था दोस्तों, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास भी था। दामाद भी था और दास भी था, ये आप याद रखोगे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है उस टाइम पे इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर रहता है? बदायूं का गवर्नर रहता है। कहाँ का गवर्नर रहता है? बदायूं का गवर्नर रहता है। तो ये गद्दी पर बैठता है, ये अयोग्य शासक होता है, ओनली 8 माह शासन कर पाता है। जो इल्तुतमिश है दोस्तों, इल्तुतमिश इसको 1211 में जूत की लड़ाई में, कौन सी लड़ाई में? जूत की लड़ाई में परास्त करता है और फिर शासन गद्दी पर आसीन होता है। तो दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक था, दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, वो कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था, ठीक है।